please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के मऊ में एक हादसे के बाद वहां सड़क को जैम कर प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस वाले लाठियां बरसाने लगे। भीड़ में शामिल लोग एक बस और ऑटो की टक्कर में 12 बच्चों के घायल होने के बाद वहां जुटे और सड़क जैम कर प्रदर्शन करने लगे। वहां पहुंचे पुलिस वालों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस से बचने के लिए कुछ लोग सड़क किनारे बनी दुकान में घुस गए, लेकिन पुलिस वालों ने उनको वहां से भी खदेड़ दिया। वहीं दूसरी ओर हंगामा कर रही भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस की सख्ती पर भड़की भीड़ ने पास में खड़ी पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को तेज रफ्तार से आ रही एक बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 12 बच्चे जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने स्कूल में भी जमकर हंगामा किया और स्कूल के दफ्तर में रखा कंप्यूटर और फर्नीचर तोड़ दिया। साथ ही स्कूल के बाहर खड़ी पुलिस की दूसरी गाड़ी में भी आग लगा दी। काफी देर चले इस बवाल के बाद पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाकर भीड़ के गुस्से को शांत करवाया। 1976 में स्टीव जॉब्स के बनाए एप्पल के पहले और दुर्लभ कंप्यूटर एप्पल वन को बॉस्टन में नीलाम कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक एप्पल वन को बॉस्टन के आरआर ऑक्शन कंपनी ने नीलाम किया। इसके लिए $3,75,000 यानी करीब 2,72 लाख से ज्यादा की बोली लगी और इतने में ही उसे बेचा गया। 42 साल पुराने एप्पल वन अब भी पूरी तरह काम करता है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इस कंप्यूटर को जून 2018 में एप्पल एक्सपर्ट कॉरी कोहन ने रिस्टोर किया और पहले की तरह ही काम करने लायक बना। एप्पल वन उन शुरुआती पर्सनल कंप्यूटरों में एक है जिनके पुर्जों को जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। बताया गया कि एप्पल के दोनों फाउंडर स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने करीब 200 कंप्यूटर बनाए थे, जिनमें 175 बेचे जा चुके थे। पहली बार इस मॉडल को कंपनी ने $666 यानी करीब 48,000 रुपए में बेचा था। भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले और नक्सलवाद को समर्थन देने के आरोप में नजरबंद 5 आरोपियों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। जानी मानी इतिहासकार रुमिला थापर और कुछ और लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में आरोपियों की रिहाई और उनकी गिरफ्तारी की एसआईटी जांच की मांग की गई। याचिका में दलील दी गई कि 5 लोगों को सरकार से अलग सोच रखने के लिए गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस का आरोप है कि आरोपियों की वजह से ही महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़की थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में महाराष्ट्र पुलिस ने दावा किया था कि जो लोग हिंसा में पूरी तरह शामिल हैं और नक्सल संगठन से जुड़े हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने 20 सितंबर को दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया जा सकता है। भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले और नक्सलवाद को समर्थन देने के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर भी है, लेकिन पुलिस का आरोप है कि आरोपी इस पहचान का इस्तेमाल आड़ के तौर पर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नजरबंद इन 5 लोगों में सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार गौतम नवलखा शामिल हैं। दूसरी आरोपी सुधा भारद्वाज सामाजिक कार्यकर्ता और वकील हैं। बराबरा राव की पहचान कवि और क्रांतिकारी लेखक संगठन के संस्थापक की है। अरुण फरेरा मुंबई हाईकोर्ट के वकील हैं और बर्नन गोंजाल्विस पूर्व प्रोफेसर और लेखक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों का अनोखे अंदाज में विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए लोगों को मिठाई खिलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। और महाराष्ट्र में 25 सितंबर को तेल के दाम के नहीं बढ़ने को ही सरकार के अच्छे दिन से जोड़ते हुए सबको मिठाई बांटी। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता अपने कपड़ों पर पोस्टर चिपकाकर पेट्रोल पंप पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए हर एक आदमी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोका और उन्हें मिठाई बांटने की वजह समझाते हुए उनका मुंह मीठा करवाया। आज डीजल पेट्रोल के भाव नहीं बढ़े। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर महंगाई रोकने में नाकाम और लोगों की समस्याओं से बेपरवाह होने का भी आरोप लगा दिया। पेट्रोल और डीजल के भाव ऐसी 100 के ऊपर तक जाएगा, कहां गए जो आपने वादे किए थे। लगातार दाम में हुई बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल डीजल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की दलील दी गई। लेकिन इस बार जो वीडियो न्यूज़ 18 को मिला उसमें पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने और उन पर भारत के हमले कहीं ज्यादा साफ दिखाई दिए। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक केवल एक दिन में लिया हुआ फैसला नहीं था, बल्कि फौज की तैयारी लंबे वक्त से थी। 9 जून 2015 को म्यांमार की सीमा में घुसकर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ऑपरेशन कामयाब होते ही अगली सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी शुरू हो गई थी। यकीन हो गया था कि अगर कोई मेजर इंसिडेंट देश में होता है
या खास करके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर या JNK के अंदर, तो गवर्नमेंट और देशवासी हमसे उम्मीद करेंगे कि इसी प्रकार की सफल सर्जिकल स्ट्राइक हम पाकिस्तान में भी करें। और उड़ी में हुए आतंकियों के हमले ने सेना को गहरा घाव ही नहीं दिया, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक का मौका भी दे दिया, क्योंकि भारत का हर सैनिक पाकिस्तान को उड़ी हमले का जवाब देना चाहता था। खबर मिली, आधे घंटे के अंदर मैं उड़ी के लिए निकल पड़ा था। वहाँ जाते ही सबसे पहली बात जो विचार मेरे जहन में आया वो ये था कि हमने अपने जवानों ने जो कुर्बानी दी है उनको व्यस्त नहीं जाने देना है, उसका बदला जरूर लेना है। लेकिन भारत की फौज दुनिया की सबसे अनुशासित फौज मानी जाती है। अफसर जानते थे कि इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक दोनों मुल्कों के बीच जंग की वजह भी बन सकती थी, और इसीलिए तब के सेना प्रमुख दलबीर सुहाग ने सीधा प्रधानमंत्री से संपर्क किया। पाकिस्तान को उड़ी का जवाब देने के लिए सेना ने योजना तैयार की, और जनरल सुहाग के मुताबिक सेना ने जवाबी कार्रवाई के लिए 3 विकल्प सुझाए। प्रधानमंत्री ने तीनों सुझाव सुने और फिर पहले सुझाव पर सेना को आगे बढ़ने के लिए कहा। पहला सुझाव सर्जिकल स्ट्राइक का था। परेशानी ये थी कि ये काम जितना मुश्किल था उतना ही खतरनाक भी था, लेकिन सेना और देश के जज्बात समझते हुए प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक ही करने को कहा। प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ किया, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने उड़ी के बाद हमने ब्रीफ किया। उसके बाद हमने ब्रीफिंग में कुछ ऑप्शंस दिए और करेक्ट, और हमने एक ऑप्शन रिकमेंड भी किया। ड्यू डेलिब्रेशंस और डिलीजेंस डिस्कशन के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो ऑप्शन हमने रिकमेंड किया था उसको अप्रूवल दी। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना आसान नहीं था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सीमा में 6 जगहों को निशाना बनाया गया था। न्यूज 18 को मिले वीडियो में वो तस्वीरें भी हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक से एक दिन पहले भारत की सीमा से ही ली गई थी। और 6 अलग अलग टारगेट पर पहुंचने के लिए अलग अलग 6 टीमें बनाई गई, और पूरी कार्रवाई की खबर केवल ऑपरेशन से जुड़े लोगों को ही थी, क्योंकि अगर फौज के प्लान की भनक भी पाकिस्तान को लग जाती तो ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाता। सबसे अहम बात यह थी कि चुने गए 6 ठिकानों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो भारतीय फौज के हमले की जद में करीब पाकिस्तान का 250 किलोमीटर का हिस्सा था। टारगेट थे ये 250 किलोमीटर या उससे अधिक फैलाव में थे, डेप्थ में थे, अक्रॉस दी लाइन ऑफ कंट्रोल थे, और उनका फैलाव काफ़ी ज़्यादा था। यानी फौज की हर यूनिट दूसरी यूनिट से करीब 30 से 40 किलोमीटर के फासले पर थी। यानी ऑपरेशन के दौरान मदद मिलनी मुमकिन नहीं थी। जितना अहम दुश्मन मुल्क में दाखिल होना था उतना ही मुश्किल बिना किसी नुकसान के अपने देश में वापस आना भी था। इसीलिए फौज की उस यूनिट को चुना गया जो जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। कुछ पैरा ऐसे बटालियंस हैं जो कि एरिया स्पेसिफिक हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के लिए, कुछ नॉर्थ के लिए, कुछ डेजर्ट्स के लिए, और ये उस इलाके में है। उस इलाके की पूरी जानकारी, डायनेमिक्स और सीमा के पार कैसा इलाका है और दुश्मन के बारे में, टेररिस्ट के बारे में, इनको पूरी खबर होती है क्योंकि उस इलाके में ही ऑपरेट करते हैं। काम बस एक ही था, दुश्मन मुल्क में घुसकर आतंकियों और उनके साथी फौजियों के ठिकानों पर टूट पड़ना, दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचाना कि उसके संभलने से पहले ही लौटकर हिंदुस्तान पहुंच जाए। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले कभी भारतीय फौज ने पाकिस्तान की जमीन पर कदम न रखा। स्ट्राइक तो इससे पहले भी कई बार फौज करती रही, लेकिन वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, क्योंकि न तो वो हमले इतने बड़े थे और न ही उनकी योजना में सरकारें शामिल रही थी। उसको जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहली बात तो पॉलिटिकल अप्रूवल था, दूसरी बात ये सिंगल पॉइंट नहीं था, बल्कि हमने जो है कई जगह पर एक रात में साइमल्टेनियसली स्ट्राइक किया। इसीलिए इस बार की सर्जिकल स्ट्राइक को मोदी स्ट्राइक भी कहा जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ पनप रहे देश के गुस्से को समझा और फौज को पराक्रम दिखाने का पूरा मौका दिया। सरहद के पार जाएं और कुछ किलोमीटर अंदर जा करके उनके टारगेट्स को हिट करें, और एक जगह नहीं मल्टीपल टारगेट्स को हिट करें एक रात के अंदर साइमल्टेनियसली। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग ऑप्शन था जो हम कर दिखाना चाहते थे कि हमारी काबिलियत है। लेकिन पाकिस्तान के लिए समझने की बात यह है कि भारत की सेना पहले से ज्यादा ताकतवर है और पहले से ज्यादा जोश में है। अगर दहशतगर्दों को पालने की अपनी आदत से पाकिस्तान बाज नहीं आया तो सर्जिकल स्ट्राइक और भी हो सकती है।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंपों के खिलाफ हुई सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर आज पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली पंजाब रेजिमेंट की यूनिट के उस वक्त के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र निभोरकर से न्यूज 18 ने बात की। इस बातचीत के समय लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र निभोरकर ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी कहने वालों को फौज का जोश बढ़ाने की नसीहत दी और कहा कि ऐसी छोटी बातों ने स्ट्राइक में शामिल सैनिकों को बहुत दुख पहुंचाया। कुछ लोग सवाल उठाते हैं आप लोगों पे कि आप ये सर्जिकल स्ट्राइक, जब खासतौर पर मुंबई से एक सवाल उठा कि सबूत दें, फेक है, तब आपको कैसा लगा? इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत भारतीय नागरिकों ने इसकी सराहना की कि बड़ा अच्छा हो गया, उनको गर्व हुआ अपने सेना के ऊपर, और इसकी वजह से हमको भी लगा कि हमारा देश हमारे पीछे है, हमारे सैनिकों के पीछे है। बिकॉज काम बहादुरी का सैनिकों का था, उनको अगर पीठ पे शाबाशी मिलती तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जब देश की जो भावना, ये जो प्रतिक्रिया आई है कि बहुत अच्छा काम हुआ है, तो जाहिर है कि बहुत अच्छा लगा है। लेकिन इसमें थोड़ी सी मिठास में थोड़ी सी कड़वट भी आया है कि कुछ लोगों ने बोला ये फर्जी है। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सेना जो है, भारतीय सेना आपकी भारत की सेना है, हर नागरिक की सेना है, ये कोई पाकिस्तान की सेना नहीं है।